Question number 31. Any addition or alteration to the standard measurement register is done with the approval of. या मैंने राइट साइड में एक एक्सट्रैक्ट डाल रखा है IRPWM सॉरी आई इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल का, जिसको आप पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि एडिशन एंड अल्ट्रेशन टू बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर carried out should be carefully noted and quantities shown in the standard measurement register amended as necessary with the approval of assistant engineer और divisional engineer। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है हमारा मैच कर रहा है वो आपके पास कि असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, क्योंकि इसमें डिविजनल इंजीनियर तो कहीं है नहीं, डिविजनल रेलवे मैनेजर है, सीनियर डिविजनल इंजीनियर है, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर है। तो इस स्टेटमेंट के आधार पर हम कह सकते हैं कि असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर ही जो होता है वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट रजिस्टर में चेंजेस को अप्रूव करने का अधिकारी होता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 32 में अगर देखें, पीरियोडिसिटी ऑफ व्हाइट वॉशिंग इन किचन इन द ऑफिसर्स क्वार्टर, ये जो इसका अनेक्सर पैरा 222 का 223 का जो अनेक्सर का पैरा है उसमें अगर आप जाएंगे तो ऑफिसर वर्ड दो जगह इस्तेमाल होंगे। एक ऑफिसर वर्ड का इस्तेमाल होगा जबकि वो उनके रेस्ट हाउस के बारे में बात आएगी, और एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बात आएगी। ठीक है, तो यहां पर जो सवाल में पूछा गया ऑफिसर्स क्वार्टर की बात की गई है, यानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात की गई है। ठीक है, तो ऑफिसर्स बंगलों में जो व्हाइट वॉशिंग का काम होता है वह 2 वर्ष में एक बार होता है। जो बगल में स्नैप्स आपके पास दिए हुए हैं इससे आसानी से आप कि व्हाइट वॉशिंग ऑफ किचन एंड पैंट्री यहां पर आप कर सकते हैं। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्मिक जोन डज नॉट एग्जिस्ट नाउ, कौन सा जो सिस्मिक जोन है अब नहीं है। वन हाँ, ये हम जब वर्क्स की क्लासेस कर रहे थे उस समय इसको खास तौर पर इसको डिटेल में बताया गया था। उसमें क्लियरली इंडिकेटेड था कि सिस्मिक जोन 1 अभी हटा दिया गया है, तो सिस्मिक जोन 1 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 जो था वो इसमें एरर था, इसमें डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन बाद में करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 4 में एरर था इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 35 में जाए, फॉर डिटरमाइनिंग द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू एक्वाफायर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला इज। डार्सी लॉ सर। हाँ, तो डार्सी लॉ का अगर आपको नियम याद है तो उसमें आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं कि फ्लो ऑफ वाटर थ्रू एक्वाफायर, उसके लिए डार्सी लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर डिजाइन ऑफ सीवेज सिस्टम, अब यहां पर जो जवाब देना है वो देख रहे हैं कि वो स्पेशली लिख दिया है कि हमें IRWM के हिसाब से आपको देना है जवाब। इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल में जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से आपको जवाब देना है कि फॉर डिजाइन ऑफ सीवेज सिस्टम एज पर IRWM हाउ मच % ऑफ वाटर सप्लाइड इज कंसिडर्ड टू रीच सीवर्स, जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका कितना प्रतिशत पानी सीवर में चला जाता है। स्टैटिक क्वेश्चन है। 80% 80% जो 80% जो होता है वह चला जाता है। बहुत बढ़िया जवाब। क्वेश्चन नंबर 37, डिजायरेबल रेजिडुअल क्लोरीन एट द लास्ट पॉइंट ऑफ द वाटर सप्लाई नेटवर्क, बहुत ही फेमस सवाल है। 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। हाँ, इसका बिल्कुल स्टैटिक इसका जवाब है कि 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये भी स्टैटिक सवाल है। 38 नंबर क्वेश्चन का वर्क्स मैनुअल से है कि फ्लोर ऑफ द बाथरूम शुड बी प्रोवाइडेड विद अ स्लोप ऑफ मिनिमम हाउ मच टुवर्ड्स आउटलेट फॉर इफेक्टिव ड्रेनेज। 1 in 60। 1 in 60। ठीक है, तो ये सारे स्टैटिक सवाल हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा रेफरेंस भी हमको देखने की जरूरत नहीं है। अगर हमने मैनुअल पढ़ा है तो इन सब चीजों को याद होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39, 60 kg thick wave switch shall be planned for renewal after it has carried the minimum total traffic of।
800 GM. हाँ, यहाँ पर क्या बात की जा रही है, 60 kg थिक वेब स्विच की बात की जा रही है। ठीक है, तो थिक वेब स्विच में उसकी जो वैल्यू आपको आती है वो आती है 800 GMT। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसके बाकी के भी जो डिटेल्स है कि 52 kg में कितना होगा, ओवरराइडिंग स्विच में कितना होगा, सीएमएस क्रॉसिंग की लाइफ कितनी होगी, तो वो सभी हमको इस क्वेश्चन के संदर्भ में हमें याद होने चाहिए। फुट टू फुट सर्वे इज कैरिड आउट प्रायर टू ट्रैक रिन्यूअल। ट्रैक नवीनीकरण करने के पहले फुट टू फुट सर्वे करने का क्या उद्देश्य होता है? The quantum of material to be used released, sir. हाँ, क्योंकि हमारे पास फुट टू फुट सर्वे का उद्देश्य है कि जो भी हमारे मटेरियल हैं ट्रैक रिन्यूअल के पहले वो हमको मालूम हो जाए, ताकि रिलीज करने के बाद हमें अगर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तो उनसे हमको लेना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर के साथ हम काम कर रहे होते हैं तो हमें ज्वाइंट सर्वे करना होता है, इसलिए ए काउंटर ऑफ मटेरियल टू बी रिलीज्ड। क्वेश्चन नंबर 41, अ रेल विद इंड पेंटेड इन रेड कलर। बड़ा सुंदर सवाल है, बहुत फेमस सवाल है कि अगर किसी रेल के इंड को रेड कलर से अगर पेंट कर दिया गया है तो उसका क्या अर्थ निकलता है? Class 3 rail, sir. हाँ, यानी कि इसको जिसको डीए सेट बोलते हैं ना, ये सेट करना है ऑप्शन में हाँ, दे देना। तो यहाँ पर वो क्लास 3 रेल हो गई है, जिसको कि हम बाद में डीए सेट करके। क्वेश्चन नंबर 42, रेल्स विद कोरोजन मोर देन हाउ मच इन वेव और फुट आर कंसिडर्ड ड्यू फॉर रिन्यूअल। बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है। 1.5 mm। 1.5 mm, माने बहुत ही फेमस और स्टैटिक क्वेश्चन में से इसको रख सकते हैं। अच्छा, बेंटोनाइट स्लरी इज यूज्ड इन पाइल ड्राइविंग। Stabilizing the ball, sir. हाँ, अगर आपने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा होगा तो आपको इसको आइडिया लग जाएगा कि स्टेबलाइजिंग द बोर होल वॉल्स, इसलिए बेंटोनाइट स्लरी का इस्तेमाल पाइल ड्राइविंग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, अ ट्रॉली कैन बी यूज्ड फॉर कैरेज ऑफ। ट्रॉली का इस्तेमाल नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं इनमें से किस चीज को कैरी करने के लिए किया जाता है? Case of emergency, sir. हाँ, सामान्यतः पीए मटेरियल को कैरी करने में नहीं करते हैं, रेलों की ढुलाई में भी नहीं करते हैं, और कहीं भी हम इसको नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते, पर आपात स्थिति में हमेशा इमरजेंसी में इसको कर सकते हैं, और उस समय ये ट्रॉली ना होकर के लॉरी के नियमों को फॉलो करेगी। एज पर IRPWM 2020, उस समय 2020 का ही था IRPWM, अभी 2024 आ गया है। पुशिंग ऑफ मटेरियल ट्रेन इज, क्या पुशिंग ऑफ मटेरियल ट्रेन क्या परमिटेड है? नॉट परमिटेड। 1 in 100 से ए होगा सर, नॉट परमिटेड ऑन डाउन ग्रेडियंट स्टीपर देन इसका 1। जवाब होगा नो, हमने क्लासेज में किए थे, नॉट परमिटेड ऑन डाउन ग्रेडियंट स्टीपर देन 1 in 100। ठीक है, कि मटेरियल ट्रेन को पुशिंग हम 1 in 100 से स्टीपर डाउन ग्रेडियंट होगा तो वहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा। सर इसमें रॉक का यूज करते हैं इसी में ना सर? हाँ जी, अगर इससे ज्यादा होगा तो सर माने इस पर भी करेंगे तो यहाँ पर भी हमको करना पड़ेगा रोक वगैरह का इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ पर आप रोक नहीं पाते हैं अगर ज्यादा डाउन ग्रेडियंट रहता है तो। विच ट्रैक टॉलरेंस लिमिट्स आर नॉट प्रेस्क्राइब्ड ऑन द इंडियन रेलवेज। बहुत सुंदर सवाल है, क्योंकि इसको हमको ट्रैक टॉलरेंस में खास तौर पर इसमें चर्चा होती है, और जब भी डिरेलमेंट आता है इस प्रकार के सवालों को खास तौर पर से लिया जाता है। सेफ्टी टॉलरेंस है सर? टॉलरेंस नहीं है। कौन सा होगा? सेफ्टी टॉलरेंस सर। सेफ्टी टॉलरेंस। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा टॉलरेंस डिसाइड नहीं किया गया है जिसको पार करने के बाद दुर्घटना होने की संभावना बन जाती है। ऐसा नहीं कहीं लिखा हुआ है कि इस टॉलरेंस को पार करेगा तो दुर्घटना हो ही जाएगी। इसलिए हमारे किसी भी टॉलरेंस में सेफ्टी टॉलरेंस की जगह नहीं दी गई है। इसलिए जब भी कभी डिरेलमेंट होता है तो सिर्फ हमारे टॉलरेंस के आधार पर
ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि वह डिरेलमेंट पीवे अकाउंट पर हुई। क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन ट्रैक मेजरमेंट्स आर टेकन एट एक्सीडेंट साइट, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन इज डिटरमाइंड विद रेस्पेक्ट टू। तो लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन कैसे डिसाइड होता है? Increasing kilometers. डायरेक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग ट्रेन किलोमीटर मूवमेंट से नहीं होता है, वो होता है डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन मूवमेंट से। जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव करते वक्त में डिरेल हुई है, उसी डायरेक्शन की तरफ अगर हम चेहरा करके रखेंगे तो वो वहीं से लेफ्ट और राइट डायरेक्शन का अगर होगा। ट्रेन का मूवमेंट अगर इस डायरेक्शन से हुआ है तो लेफ्ट पहले इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। अगर ट्रेन का मूवमेंट इस डायरेक्शन से इधर की अगर हो रहा है, मान लिया कि यहां से ऐसे इस तरफ अगर हुआ है तो ठीक है, उस कंडीशन में लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन मूवमेंट पर ये डिपेंड करता है। द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ विंड, ये तो जीके का भी सवाल है। Anemometer. एनीमोमीटर, ठीक है। हु डिसाइड्स द नीड फॉर पोस्टिंग वॉचमैन एट ब्रिजेस? Divisional engineer. कौन डिसाइड करेगा? डिविजनल इंजीनियर सर। हाँ, सामान्यतः आप देखते होंगे कि जो मॉनसून पेट्रोलिंग के जो काम होते हैं, मॉनसून पेट्रोल में जो चार्ट बनता है उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? डिविजनल इंजीनियर तक की होती है। ठीक है, तो इसी चलते उन्हीं के पास ही है, जब वही चुनाव करते हैं कि कहाँ कहाँ पर वॉचमैन की वल्नरेबल लोकेशंस के भी डिसीजन वही करते हैं। इसलिए कहाँ पर वल्नरेबल लोकेशन होगा, कहाँ पर वॉचमैन की पोस्टिंग होगी, वही कर। क्वेश्चन नंबर 50, इन जोनल कॉन्ट्रैक्ट वर्क ऑर्डर ऑफ ₹3 लाख कैन बी इशूड विद द अप्रूवल ऑफ। अगर जोनल कॉन्ट्रैक्ट में वर्क ऑर्डर 10 लाख से ज्यादा का है तो उसकी अनुमति कौन दे सकता है? नन ऑफ द गिवन नन ऑफ देम होगा सर। 5 लाख ही उसकी लिमिट है। जोनल कॉन्ट्रैक्ट के जो वर्क ऑर्डर्स होते हैं उसकी सीमा कितनी होती है? 5 लाख तक ही होती है। ठीक है, इसलिए इसका जवाब होगा नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। बहुत ही सुंदर। नो टेक्निकल एंड फाइनेंशियल क्रेडेंशियल आर रिक्वायर्ड फॉर ओपन टेंडर हैविंग वैल्यू अप टू ₹50 लाख। 50 लाख तक के जरूरत नहीं पड़ता। हाँ, ये भी बिल्कुल स्टैटिक टाइप का डेटा है कि 50 लाख तक का अगर ओपन टेंडर है तो उसके लिए टेक्निकल या फाइनेंशियल क्रेडेंशियल की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 52, द डाटम रेल फॉर लेवल करेक्शन बाय टैंपिंग मशीन इन अ कर्व करते वक्त में, जब हम क्लासेस कर रहे थे चैप्टर का तो उसमें खास तौर पर ये चीज आई थी कि टैंपिंग करते वक्त में डाटम रेल कौन सा लिया जाएगा? सर सर ऑलवेज इनर रेल। हाँ, हमेशा क्या लिया जाता है? इनर रेल को लिया जाता है। फॉर मेंटेनेंस पैकिंग अ स्क्वीजिंग टाइम रिकमेंडेड फॉर टैंपिंग मशीन इज 0.8 से 0.8 से 1.2 1.2 सेकेंड। हाँ, यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ा बहुत रिकमेंडेड के कारण कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि स्क्वीजिंग टाइम रिकमेंडेड फॉर टैंपिंग। तो इसका जो जवाब आपके पास है वह है 0.8 से लेकर के 1.2 सेकेंड तक दिया जाता है। वेरी गुड। ये सवाल थोड़ा सा कम याद रखने वाली पोजीशन में है कि एज पर IS 456 हाउ मच इज द मिनिमम स्ट्रिपिंग टाइम फॉर फॉर्म वर्क ऑफ वर्टिकल कॉलम। अगर आपने IS 456 अगर पढ़ा हो तो उसमें इस चीज की चर्चा की गई है, या किसी क्विज क्वेश्चन बैंक में पढ़ा हो तो इसका जवाब दे पाएंगे। 16 to 24 hours. 24 आवर सर। 16 to 24 आवर्स, बिल्कुल सही। एज पर इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल हाउ मच इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ मेटल कोटिंग फॉर मेटलाइजेशन। मेटल कोटिंग, मेटलाइजेशन की मेटल कोटिंग जो होती है उसका मिनिमम थिकनेस ब्रिज मैनुअल के हिसाब से कितना होना चाहिए? 115 115 माइक्रोन। ठीक है,
और रेल जब पेंटिंग करते हैं तो उसमें जनरली कितना रखा जाता है? 150 कितना रहता है? 100 माइक्रोन सर उसमें रहता है 100 सर। माइक्रोन रहता है। ठीक है, एवरेज थिकनेस सर इसमें 150 हो जाएगा हाँ सर। एवरेज हो सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 56 है, वैसे तो सॉल्व करने के लिए है कि ऑन ब्रॉड गेज व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड ऑन ए कर्व विद ट्रांजिशन ऑफ एडिक्वेट लेंथ। यहाँ दे दिया गया है ट्रांजिशन जो है वो एडिक्वेट लेंथ हमारे पास अवेलेबल है, उस कंडीशन में आपका ये फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे? equal to 0.27 square root CA plus CD into R. PA हाँ प्लस CD बिल्कुल into R. सही है। तो उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसका तकरीबन निकाल करके अप्रोक्स 80 के आसपास इसका जवाब आता है, इसलिए इसका जवाब 81 किलोमीटर यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, अभी यहाँ पर करने की ज्यादा जरूरत है नहीं अपने पास है। As per accident manual, the gauge and cross level at any accident location are to be measured at what interval? एक्सीडेंट मैनुअल के हिसाब से आपसे कहा जा रहा है। जो है 3-3 मीटर पे करते हैं। बिल्कुल सही है, 3-3 मीटर पर ही गेज और क्रॉस लेवल लिया जाता है। कंटूर मैप में what is indicated by the contour line very close to each other at locations? यहाँ पर इस सेट में आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो हमने शुरू में पहले सिविल के पार्ट लिए थे जनरल वाले, उसके कुछ क्वेश्चन दूसरी जगह पर भी समाहित है, 1 से 14 तक ही नहीं है, उसके अलावा भी अन्य जगहों पर भी दिए हुए हैं। तो 14 से ज्यादा सवाल हमको सिविल इंजीनियरिंग से जनरल से आए हैं। स्टीप स्लोप। Steep slope. स्टीप स्लोप इसमें होगा सर। स्टीप स्लोप, ठीक है। अगर कंटूर नक्शे में किसी एक जगह पर बहुत पास पास अगर कंटूर लाइनें हैं तो वो स्टीप स्लोप पर डिपेंड करती है, स्टीप स्लोप को दर्शाती है। इस क्वेश्चन में भी एरर था इसलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं। फॉर द ब्लैंकेट मटेरियल यूज्ड इन रेलवे एम्बैंकमेंट what are the specified value of uniformity coefficient and coefficient of curvature? ये भी एक प्रकार का स्टैटिक डेटा है। अगर C, आपने हाँ so CU more than 6 होता है और CC 1 and 3 के बीच में होता है। बिल्कुल, तो इसका जवाब होगा CU कितना होता है? CU होता है सर more than 6। CC 1 and 3 के बीच में, पर इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। एक CC 1 and 3, CU more than 7। मोर देन 6 होता है तो ऑप्शन में नहीं है तो हायर लेंगे सर, तो 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, up to what distance on both side of point and crossing no change of gradient is permitted? ग्रेडियंट की बात हो रही है। इसको जब चैप्टर में पढ़ रहे थे बहुत क्लियरली इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर वो कैसे याद रखना है। ग्रेडियंट की बात है यानी कि स्लोप की बात हो रही है, तो फॉर्मेशन में स्लोप कितना रहता है? 1 in 1 in 30। 1 in 30, तो वहीं से आपको ये जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना, 30 मीटर तक हमें कोई चेंज ऑफ ग्रेडियंट हमें नहीं देना है। द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन फ्लैश बट बिल्डिंग ऑफ रेल्स, यहाँ एक्टिविटीज दी गई है वर्न ऑफ, अपसेटिंग, अलाइंगिंग और फ्लैशिंग। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? ये वाला चीज आप तभी पढ़ पाइएगा ये फ्लैश बट बिल्ड मैनुअल में डिटेल्ड में अगर पढ़ा होगा तभी ये क्लैरिटी आ पाएगी। बाकी नॉर्मल तरीके में इस तरह के सवाल हम सॉल्व करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। सर नंबर सर इसका जवाब होता है पहले आएगा 3 नंबर का अलाइंगिंग होगा,
उसके बाद Burn off, बर्न ऑफ burn होगा, off, उसके उसके बाद बाद फ्लैशिंग flashing, होगा और लास्ट में अपसेटिंग होगा। upsetting होगा। सॉरी, हाँ, लास्ट में अपसेटिंग होगा। ठीक है। थोड़ा अंदाज लगाएं तो कर सकते हैं, अगर हमने लाइन पर देखा हो वर्किंग करते हुए चीज को, तो हम ऐसे भी इसको समझ सकते थे। मैक्सिमम कैंट ग्रेडियंट अलाउड इन ट्रांजिशन कर्वेज। मैक्सिमम कैंट ग्रेडियंट कितना रखा जाता है? 1 in 3. 360. 1 in 3. 360. 1 in 360, sir. मैक्सिमम तो 1 in 360 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, Yes, sir. इसलिए 1 in 360। फॉर नॉर्मल कंडीशन इन अ ब्रिज द मिनिमम रिक्वायर्ड फ्री बोर्ड इज, मिनिमम 1 meter. नॉर्मल कंडीशन में। 1 meter. 1 meter, sir. हाँ, जो कोई कंडीशन अगर आपके पास नहीं दिया हुआ है तो सीधा सीधा 1 मीटर वाला लागू होगा। नहीं तो अलग अलग कंडीशन दे दिया जाए कि इस प्रकार का ब्रिज है, पाइप ब्रिज है, बॉक्स ब्रिज है, तब वहां पर कंडीशन चेंज हो जाती है। एज पर IS 456 द वेरिएशन इन स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल क्यूब and average strength of all the 3 cube in that sample should not be more than Plus minus 5%. 15%, sir. 5%, sir, इसका होगा, sir. हाँ? Plus minus नहीं, 5%. the variation in strength of individual cube and average strength of all 3 cubes. ये तो बता रहा है कि कोई भी अगर इस सवाल पर कभी आपत्ति हो तो कम दे सकते हैं आप जवाब। नहीं, तो अपने 5% कहाँ पढ़ा है समझिए। सर मुझे सर ध्यान है सर, हम इसका स्पेसिफिकेशन देख रहे थे, हो सकता है सर कंफ्यूज हो गए हैं सर हम। ठीक है, कहीं भी, अगर जब अगर अगर क्यूब आपके में, पास स्पेसिफिक हाँ, हो तो आप हाँ, कमेंट कर दीजिएगा, और क्या। हाँ, ठीक है, सर, चलिए सर, नेक्स्ट। देखिएगा अगर, हाँ, क्योंकि हम लोगों ने कहीं कभी भी नहीं सर, 5% आप सर आप बेटर बता रहे हैं सर इसका, नहीं, वो नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से हो निकल सकता है हम गया। तो अपने याद से बोल रहे हैं, अगर कहीं देखा हो तो बताइएगा। द पर्पस ऑफ टेकिंग परफॉर्मेंस गारंटी फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर इज डेट। परफॉर्मेंस गारंटी क्यों लिया जाता है? परफॉर्मेंस गारंटी साइन द एग्रीमेंट आफ्टर इशू ऑफ LOA, सर। देखिए, इसके नाम से भी हम अगर मान ले कि बहुत ज्यादा नहीं भी जानते हैं तो हम समझ सकते हैं। Sir, 1 परफॉर्मेंस गारंटी, परफॉर्मेंस किसका होगा? जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसी को तो। जी सर। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद तो परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ेगी, जब अपने काम ही नहीं दिया तो परफॉर्मेंस कहां से ले पाएंगे? तो इसलिए इसका जवाब होगा कि कंप्लीटनेस द वर्क एज पर कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, इन नॉन ट्रांजिशन कर्व्स द लेंथ ऑफ वर्चुअल ट्रांजिशन इज नॉर्मली टेकन एज। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, स्टैटिक डेटा है। 14.785 मीटर। 14.785, बिल्कुल इसको रटा हुआ होना चाहिए। At any level crossing, the angle between the road and the railway line should not be less than a static question. 45 डिग्री सर। 45 डिग्री। बिल्कुल 45 डिग्री। बहुत वेल फेमस क्वेश्चन है सर। सेल्फ लाइफ ऑफ 80 वेल्डिंग पोर्शन नॉट स्टिपुलेटेड। बिल्कुल, ये स्टिपुलेटेड इसका नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे पास वेल्डिंग पोर्शन अगर 2 साल से पुराना है तो उसे टेस्ट करने के बाद ही यूज करेंगे, पर 2 साल उसकी सेल्फ लाइफ नहीं है। विच प्रोब्स आर यूज्ड फॉर USFD टेस्टिंग ऑफ रेल बाय DRT। DRT में कौन से प्रोब का इस्तेमाल किया जाता है? सर इसमें सर हम तीनों। सर, लेकिन इसमें सर एक ऑब्जेक्शन है सर। सर इसमें हम कहीं पर पढ़े हैं सर, निकालते हैं सर वो बुक में सर, हम देखे हैं सर 0, 45 और 70 तो नहीं दिखाया है सर, 37 का दिया है सर इसमें सर। तो इसका जवाब होगा 1 0 and 70 डिग्री। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रैक लेइंग इक्विपमेंट यूज्ड इन द इंडियन रेलवे? लिफ्टिंग कैपेसिटी कितना होता है? 9 टन टू एंड 12 टन सर। 9 and 12. 9 और 12 टन में ये हमारे पास अभी अवेलेबल है। एज पर इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल, while replacing a loose rivet not more than
हाउ मच परसेंटेज ऑफ द रिवेट शुड बी कट एट द सेम टाइम एट द ज्वाइंट? 10%। हाँ, ये क्वेश्चन कई जगह पूछा गया है। 10%। ठीक है। As per IRPWM, which of the following location does not require provision of joggle faceplate on normal AT weld? ये हमको हमको ये इसमें हमको कौन सा नॉलेज पता होने हैं कि जॉगल फेस प्लेट कहाँ कहाँ प्रोवाइड होते हैं। ठीक है। यहां पर सवाल में पूछा गया है कि नॉर्मल एटी बेल्ट पर कहां पर प्रोवाइड नहीं होता है। सर ये 50% पर से ज्यादा हो जाता है ट्रैफिक फटीग सर, तो उसमें थोड़ा हाइट करना होता है सर। 5 मीटर का हाइट जो उसमें तो से होता उसी ही के है। लिए सर। कर्व शार्पर देन 3 डिग्री होगा तो होगा ही होगा। ठीक है। और 30 तो मीटर ये जो है 30 मीटर आइदर साइड ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट एंड क्रॉसिंग यार्ड, यहां पर ऐसा कोई भी नियम डाला हुआ नहीं। नहीं। तो ऑप्शन इसका डी होगा, यानी 4 नंबर होगा। द ट्रांजिशन कर्व यूज्ड इन द इंडियन रेलवेज आर, बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्यूबिक पैराबोला। क्यूबिक पैराबोला, पता नहीं कितनी बार ये पूछा गया है। क्यूब को भी करूंगा। द डायमीटर ऑफ होल फॉर 20 mm डाया रिवेट शैल बी, अगर 20 mm डाया का रिवेट अगर हम डाल रहे हैं तो होल का डाया कितना रखेंगे? 21.5 21.5। होगा सर। क्योंकि सर इसका सर 25 mm से यदि 25 तक का लेस है सर, तो 1.5 mm एक्स्ट्रा होगा सर। यदि 25 से ज्यादा होगा सर, तो 2.5 mm ज्यादा लिया जाएगा सर। इसलिए इसका जवाब होगा 21.5। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्लीपर नंबर इन द 3 पोर्शन ऑफ 1 in 12 फैन सेप टर्नआउट। ये अच्छी तरह से याद है तो बता पाइएगा। 1 in 12 फैन सेप टर्नआउट। फर्स्ट नंबर सर, स्विच में 1 से 20 होता है सर, लीड में 21 से 64 और क्रॉसिंग में 65 से 83 होता है सर। देखिए इसमें बड़े आसानी से देखिए, फर्स्ट और थर्ड में 1 in 20 दिया हुआ है, 1 to 20, तो बाकी 2 और 4 तो हो ही नहीं सकते। ठीक है। और बाकी आपको मिडिल वाला, हमेशा ही मिडिल वाला ही याद रखिए, तो बहुत आसानी से सवाल का जवाब दे पाइएगा। ठीक है। 1/12 में 21 से 64 होता है, आगे पीछे वाले याद हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्लीपर भी याद हो जाते हैं। व्हाट इज द व्हील गेज इन ब्रॉड गेज वैगन? 1600। 250। बिल्कुल, ये आपको देखने को एसओडी में मिल सकता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलेटेड लाइनर्स ऑन कंक्रीट स्लीपर इन यार्ड, जिसे ट्रैक सर्किटेड वाले पोर्शन में आपने पढ़ा होगा। 97% सर। बिल्कुल 97%। एज पर ब्रिज रूल द ट्रेलिंग ट्रेन लोड फॉर 25 टन लोडिंग इज, ब्रिज रूल में दिया हुआ है। 9.33 टन सर। इसका जवाब होगा 9.33 टन पर मीटर। इसमें क्वेश्चन नंबर 80 में गलती थी। जी सर। गलती ये थी कि इन्होंने खाली टैंपिंग मशीन का स्क्वीजिंग प्रेशर के बारे में बात कर लिया था, ये पूछा ही नहीं था कि किसका है, प्लेन ट्रैक का है, टर्न आउट का है, इस प्रकार की चीजें इसमें क्लैरिटी नहीं थी। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ टैंपिंग टूल, 33 से 35 हर्ट्ज सर। बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे कम पर हम ब्रिज पर नहीं कर सकते हैं सर। हाँ, ब्रिज पे हमको। 82 नंबर क्वेश्चन, एज पर इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल मेश साइज ऑफ अ स्क्रीन यूनिट ऑफ बीसीएमआर, बेहद वांटेड क्वेश्चन है ये। 25 80 mm सर। 28, 50 और 80 80 mm। और स्पीड ऑफ वर्किंग ऑफ 72 स्टोन आरजीएम इन द टेंजेंट ट्रैक, इस सवाल का जवाब 15 kmph। 15 kmph। ठीक है। इससे रिलेटेड और भी चीजों को, इसके जो और भी कंडीशंस हैं वो याद रखने पड़ेंगे। ट्रैक मशीन मैनुअल में इसके जो पैराज हैं उससे थोड़ा रिलेट करें इसको। और नंबर ऑफ पासेज ऑफ ग्राइंडिंग डन इन शार्प कर्व, ये सारे ट्रैक मशीन मैनुअल से दिए गए हैं। बाई आरजीएम ऑफ 72 स्टोन ग्राइंडर, 72 स्टोन ग्राइंडर वाले के लिए नंबर ऑफ पास ग्राइंडिंग अगर शार्प कर्व में अगर चल रहा है तो कितने पास देने पड़ेंगे।
दो तीन सर, बार दो तीन बार। बार तीन बार हम्म, तीन बार कंफर्म सर। कीजिए। तो बुक देखना पड़ेगा सर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। 3 बार। 3 बार तीन सर। बार। और आज के तकनीकी सवाल का ये आखिरी सवाल आपके पास है। एज पर इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल, कोडल लाइफ ऑफ टाइपिंग मशीन कितनी होती है? 20 years। अलग अलग मशीनों की कोडल लाइफ अलग होती है, तो हमें उन जी। सभी के कोडल लाइफ के बारे में पता होना चाहिए, तब इस तरह के सवालों को हम सॉल्व कर पाएंगे। इसका जवाब होता है 20 years।